बीए फाइनल ईयर के लिए उपयोगी है ये। विश्व के भूगोल को हम समझने वाले हैं, साथ ही विश्व के महाद्वीपों को भी हम समझेंगे। अपना सिलेबस और पुराने पेपर देख लीजिए। देखिए, आप सीरीज भी पढ़िए या फिर आप बुक्स भी पढ़िए, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जिनको अपन इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, विश्व में यहाँ ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और यहाँ विश्व के बीचों बीच में जो रेखा खींची होती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची होती है ऐसे करके, उन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा क्या है, एक अक्षांश रेखा है, जबकि ग्रीनविच रेखा क्या है, एक देशांतर रेखा है। इस ग्रीनविच रेखा के जो 0 डिग्री कहलाती है, लंदन के यहाँ से गुजर रही है ये। ठीक है, ये लंदन है यूरोप का। तो ये इधर की ओर जो विश्व पाया जाता है उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर की ओर जो विश्व पाया जाता है उसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। जबकि ये बीच में जो भूमध्य रेखा खींची हुई है ये अक्षांश रेखा है। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जो विश्व है, ये वाला विश्व पूरा, इस विश्व को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के विश्व को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी हमारा ये जो भारत है ये कहाँ पे स्थित है, ये पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है। यानी अगर हम देशांतर देखें तो पूर्वी देशांतर आएगा और अक्षांश देखें तो उत्तरी अक्षांश आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए सबसे पहले। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आपके एक सवाल आता है, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को समझाइए या विश्व की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। आपके विश्व की प्राकृतिक वनस्पति आ जाए, एशिया की प्राकृतिक वनस्पति आ जाए, अफ्रीका की प्राकृतिक वनस्पति आ जाए, कोई सी भी प्राकृतिक वनस्पति आ जाए, आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स लिखने हैं। सदाबहार वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, मरुस्थलीय वन और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या सवाना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या स्टेपी, कोणधारी वन और टुंड्रा वन। ठीक है, इसके बाद में आप इनकी एक एक की विशेषताएं समझ लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जब भी प्राकृतिक वनस्पति आए आपको इन वनों के जो मैं विशेषता समझा रहा हूँ ऐसे कैसे लिख देनी है। सदाबहार वन का क्षेत्र, ये टॉपिक डाल के आपको क्या लिखना है। देखिए, ये विश्व के बीचों बीच में क्या रेखा खींची हुई, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस भूमध्य रेखा से हम 10 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं और 10 डिग्री नीचे की ओर जाते हैं। यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र पाया जाता है ये बोला जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है, देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वायु जो होती है वो नमी धारण करके ऊपर उठती है आसमान में ऊपर उठने के बाद में वो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद बरस जाती है। तो इस एरिया में क्या है, वर्ष भर बरसात होती रहती है। तो वर्ष भर बरसात होती है तो पेड़ क्या है, घने होकर ऊपर बड़े होते जाते हैं ऐसे करके, और बड़े होने की उनमें होड़ बढ़ जाती है। और क्या है कि ये जो पेड़ होते हैं ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए ऊंचे होते जाते हैं, इनकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है। तो सदाबहार वनों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और सदाबहार वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों के झड़ने का समय अलग अलग होता है। ये सदाबहार वन के बारे में विशेषता समझ लिया आपने। अब सदाबहार वन के उदाहरण समझिए। सदाबहार वन के उदाहरण आपको याद करने हैं दोस्तों। सदाबहार वन के उदाहरण है महोगनी, एनी, एबनी, आर्किड, फर्न। ठीक है, अब ये जब आसमान में ऊपर उठ जाते हैं ऐसे करके और ये सूरज की गर्मी को हासिल करना चाहते हैं तो धरातल पर अंधेरा हो जाता है। फिर ये जो लताएं होती है वो लताएं क्या करती हैं, इन पेड़ों पे लटक कर ऐसे ऊपर बढ़ जाती है। अब सदाबहार वन की एक और विशेषता है कि इनके जो वन होते हैं ना उनकी लकड़ी कठोर होती है। आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है दोस्तों। आपको पता है इस क्षेत्र के वन ज़्यादा काम आते हैं या इस क्षेत्र के रूस के क्षेत्र के ज़्यादा काम आते हैं। रूस क्षेत्र के ज़्यादा काम आते हैं क्योंकि सदाबहार वनों की कठोर लकड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जंगली जानवर भी ज़्यादा पाए जाते हैं इस एरिया में, सदाबहार वनों के एरिया में। ये भी चीज़ आपको याद करनी है। सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता वो कहाँ पाई जाती है, सदाबहार वनों में। ये आपको याद हो गई विशेषता। अब आगे देखिए बीचों बीच में क्या खींची हुई, भूमध्य रेखा खींची हुई है। और यहाँ पर ये जो खींची थी हमने, ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 10 डिग्री अक्षांश से हम ऊपर जाते जाते तो यहाँ में एक कर्क रेखा मिलती है जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है ऐसे करके। ठीक है, इस कर्क रेखा के बीच में और नीचे वाली जो मकर रेखा है, इस 10 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश तक ये मकर रेखा खींची हुई है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी इस 10 डिग्री से लेकर ये कर्क रेखा तक और इस 10 डिग्री से लेकर ये मकर रेखा तक, मकर रेखा से भी आगे दरअसल 30 डिग्री अक्षांश रेखा तक। तो 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश रेखा तक जो पेड़ पाए जाते हैं वो मानसूनी वन कहलाते हैं। अब यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक तो इस एरिया में तो भूमध्य वर्षा हो रही थी, यहाँ पर तो वर्ष भर वर्षा हो रही थी। लेकिन इस एरिया में क्या है, मानसूनी वर्षा जो होती है वो मानसून के समय में होती है, यानी गर्मी के समय में होती है। तो मानसून के जो वन होते हैं वो क्या होता है, गर्मी में जो बरसात होती है जब हरे भरे हो जाते हैं, और गर्मी बरसात से पहले क्या है उनकी पत्तियां झड़ जाती है, इसलिए इन्हें पतझड़ के वन कहते हैं। ठीक है,
ये जो इनकी जो विशेषता है इनके बारे में समझ लो आप। ये गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ये क्या है, जब गर्मी पड़ती है तो ये ठूंठ के जैसे दिखाई देते हैं। फिर बाद में जैसे बरसात होती है तो ये पत्तियां वापस ग्रहण कर लेते हैं, नई पत्तियां इनमें आ जाती है। पत्तियां क्यों गिराते हैं? ये पत्तियां इसलिए गिराते हैं क्या, ताकि जो पानी की जो कमी है वो पेड़ अपनी पूरी कर सके। अगर ये पत्तियां नहीं गिराए तो इनमें इनकी जड़ें मर जाएंगी, क्योंकि पानी की कमी पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए मर जाएंगे ये। इनके उदाहरण देखिए, साल, सागवान, शीशम, चंदन, बांस, बैत, ये है। मानसूनी वनों की क्या विशेषता पाई जाती है? एक तो कोई से भी वन हो, आप ये लिख सकते हो कि इनमें कई जीव पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है, कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें शेर, जंगली कुत्ते, जंगली भालू, ठीक है, और जंगली खरगोश, जंगली चिड़िया, ठीक है, जंगली चूहे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मानसूनी वनों में पाई जाती है और सदाबहार वनों में पाई जाती है। इसके बाद में आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है? यह आपके छोटा प्रश्न भी आता है बन के, इसको समझ लीजिए। देखिए, ये ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? यूरोप। ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये अरब है, अरब, ये अरब की जगह है, ठीक है। और इन तीनों के बीच में ये जो घिरा हुआ है ये एरिया है भूमध्य सागर। तो सबसे पहले आप क्या याद करोगे? यूरोप, अफ्रीका और ये एशिया का भाग है जो अरब, इन तीनों से घिरा हुआ है भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के चारों ओर जो देश पाए जाते हैं ये वाले, इस एरिया में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो क्षेत्र याद हो गया आपको। अब देखिए आगे दोस्तों, इस एरिया में खट्टे फल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अनानास है, अंगूर है। सबसे ज़्यादा शराब भी इसी एरिया में बनाई जाती है, ठीक है। तो इस एरिया में एक चीज़ और है, भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है? दरअसल होता क्या है कि भूमध्य सागर के जो चारों ओर जो है सर्दियों में बरसात होती है, गर्मियों में भी बरसात होती है, लेकिन सर्दियों में भी बरसात होती है। तो इसमें क्या है, जो वनस्पति होती है उसको वर्ष भर जो है पानी मिल जाता है, और इस एरिया में जो फसल है वो खूब होती है, खट्टे फल खूब उगाए जाते हैं। तो आप ये चीज़ याद करना, और इसके भूमध्य सागरीय वनस्पति के उदाहरण याद कर लो। ओक, पाइन, सदाबहार वन, खट्टे फल, अनन्नास, अंगूर, नींबू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। किसी भी महाद्वीप की मरुस्थलीय वनस्पति आए तो आपको अपने राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके वनस्पति के बारे में आप लिख सकते हो। दरअसल मरुस्थल दो तरह के होते हैं, एक तो बर्फ का मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, और एक होता है गर्म मरुस्थल, जैसे हमारा थार का मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल की जो वनस्पति होती है वो क्या है? एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसकी जो वनस्पति होती है वो कम वनस्पति पाई जाती है, दूर दूर वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु कम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो, मरुस्थलीय वनस्पति के उदाहरण पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसमें आप लिख सकते हो हमारा जो कैक्टस है वो लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो बमूल है वो लिख सकते हो, ठीक है, और भी है, बेर है, बमूल है, और खेजड़ी है ना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मरुस्थलीय वनों की क्या विशेषता लिखोगे आप? इसमें विशेषता लिखोगे कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कम पाई जाती है, कटी फटी पाई जाती है, या पत्तियों में कांटे पाए जाते हैं, या पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। पहले क्षेत्र देख लीजिए, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देखो दोस्तों, ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका के यहाँ पर जो है सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है, जैसे हमारा यहाँ जो मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल, इस तरह यहाँ पर अफ्रीका में क्या है, सहारा का रेगिस्तान है। इस सहारा के रेगिस्तान में यहाँ नीचे की ओर ये सवाना घास का मैदान पाया जाता है, जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है दोस्तों? इनकी विशेषता ये है कि जैसे मान लो ये कोई जगह है, यानी ये कोई खेत है, ऐसे मान लो। अब इस खेत में क्या है, ऐसे करके घास उग जाती है। अब ये जो घास उग जाती है, इस घास के साथ ही कई कई पेड़ भी उग जाते हैं ऐसे, यानी कम पेड़ उगते हैं, घास के साथ साथ ऐसे पेड़ उग जाते हैं। अब जब जैसे ही गर्मी आती है तो ये पेड़ भी सूख जाते हैं, और ये जो घास है ना ये भी सूख जाती है, ऐसे करके कांटे की तरह है ना सीधी सीधी घास दिखाई देती है। तो इस घास के जो मैदान है इन घास के मैदानों को सवाना घास के मैदान कहते हैं। इन सवाना घास के मैदानों में कई तरह के जो जानवर है वो पाए जाते हैं, जैसे शेर, ठीक है, टाइगर, चीता, हाथी, भालू, लोमड़ी, खरगोश, तीतर, बटेर, कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको परीक्षा में लिखनी है। तो सवाना का मैंने आपको विशेषता बता दी कि सवाना घास के मैदान कैसे सूख जाते हैं गर्मियों में, और जब जैसे बरसात होती है तो ये वापस हरे भरे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह की जो वनस्पति यहाँ सवाना की जो वनस्पति, ऐसी वनस्पति यहाँ ब्राजील में पाई जाती है, ठीक है। इस वनस्पति को, ये सवाना की जैसी वनस्पति पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें कंपोज कहते हैं। और इधर वेनेजुएला है, वेनेजुएला में भी ऐसी वनस्पति पाई जाती है। इस वेनेजुएला के मैदानों को बोलते हैं लानोस। मैंने आपको बताया प्राकृतिक वनस्पति जब किसी भी महाद्वीप की आ जाए तो आप कैसे वर्णन करना है। तो देखिए, यहाँ पर भी ये वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर भी, और हमारे इधर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, इधर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए, जब गर्मी पड़ती है वहाँ के जो घास के मैदान है उनको सवाना बताया है मैंने, जबकि जहाँ सर्दी पड़ती है वहाँ के घास के मैदानों को बोलते हैं स्टेपी। जैसे ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर स्टेपी जो पाई जाएगी उनको बोलेंगे हम प्रियरीज,
ठीक है। इसी तरह ये जो हमारा रूस है, यहाँ पर भी ऐसे ठंडे जो घास के मैदान है वो पाए जाएंगे, उनको बोलेंगे हम स्टेपी बोलेंगे इसको। यूरोप में भी ऐसे घास के मैदान पाए जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे स्टेपीज। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाएंगे ठंडे, उनको बोलेंगे वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया वालों को हम बोलेंगे डाउन्स, ठीक है। और यहाँ जो दक्षिणी अफ्रीका पाया जाता है, ये देखिए अफ्रीका के नीचे पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ के जो घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उनको बोलेंगे हम डाउन्स। इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों? इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर सर्दी बढ़ती है, सर्दी के अलावा कि यहाँ पे क्या है, कुछ पौने भी चलती है जिनकी वजह से यहाँ बरसात हो जाती है, ठीक है। तो ये जो घास के मैदान होते हैं ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, और यहाँ पर पशुपालन खूब होता है। यानी यहाँ पर जो डेयरी जो उद्योग है, बाद में पढ़ेंगे हम, डेयरी उद्योग जो है यहाँ पर खूब पनपता है, ठीक है। इधर ये जो न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर खूब जो डेयरी है, जो डेयरी उद्योग है वो पनपा हुआ है। वो इसी वजह से पनपा हुआ है क्योंकि यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ भी जो डेयरी उद्योग है वो पनपा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। वहाँ पर गाय पशु पक्षी जो है जानवर, उनको चराने के लिए चारा मिल जाता है। तो इन पर क्या है कि स्टेपीज में क्या है, जो डेयरी उद्योग है वो काफ़ी पनपा हुआ है। कोणधारी वन ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ गिरती है। दरअसल कोणधारी वन इस तरह के होते हैं, और इन वनों के ऊपर जो ऐसे करके पत्तियां, ऐसे करके ऊपर से कॉर्नर वाली पत्तियां होती है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, इसकी पत्तियां ऐसे होती है कॉर्नर करके, तो जैसे ही बर्फ गिरती है तो वो यहाँ से सरक के टूट के वापस नीचे जमीन पे गिर जाती है, जिससे पेड़ को नुकसान नहीं होता। तो ये कोणधारी वन हमारे कश्मीर में खूब मिल सकते हैं आपको। टुंड्रा जो वनस्पति होती है वो काफ़ी ठंडे इलाकों में पाई जाती है। ये मोस वगैरह जो ठंडी जो चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो अलास्का है, ये वाला अलास्का, ये अलास्का कहलाता है। ये इस अलास्का और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, जो कनाडा का उत्तरी भाग है, वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। दरअसल बर्फीले जो इलाके होते हैं जहाँ पर कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रहता, वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी जो कम वन है जो वो पाए जाते हैं। एक तरीके से मॉस, लाइकेन वगैरह ये पाई जाती है। तो ये दुनिया में जहाँ वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो अमेजन के जंगल है। ये अमेजन के जंगल, इन्हें विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। ये जो कांगो जो बेसिन है, यहाँ कांगो नदी बहती है, यहाँ पर अमेजन नदी बहती है और यहाँ पर कांगो नदी बहती है। तो इस कांगो नदी का जो बेसिन है अफ्रीका में है, ये इस जगह पर काफ़ी सारी वनस्पति पाई जाती है। और इसके ऊपर मैंने आपको बताया सवाना वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये साउथ ईस्ट एशियन जो यहाँ पर ये मानसून की वर्षा खूब होती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ये जो फिलीपींस वगैरह का एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो रूस का ऊपरी भाग है और चीन का ऊपरी भाग है, मंगोलिया से ऊपर वाला, यहाँ पर भी खूब वनस्पति होती है। और ये नॉर्थ अमेरिका का जो भाग है, इस पर भी खूब वर्षा होती है। ये दक्षिणी अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है। ये अफ्रीका है और ये रूस का एरिया है, ठीक है। और ये जो है ये यूरोप है और ये पूरा एशिया कहलाता है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड शामिल है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये भी एशिया का भाग है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये प्रशांत महासागर है। और ये हमारे भारत के आसपास ये वाला ये हिंद महासागर है, ठीक है। और ये जो वाला ये पार्ट है ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है। और ये इधर ये फैला हुआ है ये भी प्रशांत महासागर है। ये ऊपर आर्कटिक महासागर है और नीचे ये जो फैला हुआ है ये एरिया ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और इसके ऊपर ये अंटार्कटिक महासागर है। विश्व में कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। एशिया में कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अफ्रीका में कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर ये सवाल आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद करने हैं और इन टॉपिक्स के बारे में मैं अलग अलग करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है भूमध्य सागरीय कृषि या बागानी कृषि के बारे में। एक मिश्रित कृषि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अपन यहीं से शुरू करते हैं। मिश्रित कृषि क्या होती है? देखो, मिश्रित कृषि का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे आपका खेत है, इस खेत में आपने पेड़ उगाए, ठीक है, फसल उगाई, फसल के साथ में आपने पेड़ उगा दिए। जैसे ये आपने पेड़ उगा दिए तो इन पेड़ों की लकड़ी आपने बेची और फसल आपकी तैयार होगी, ये अभी आपने बेची, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या किया, अपने खेत में ही पशुपालन का काम भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप पेड़ भी उगा रहे हो, फसल भी उगा रहे हो, पशुपालन भी कर रहे हो, ये सब क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। भारत में भी मिश्रित कृषि पाई जाती है, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह मिश्रित कृषि पाई जाती है। तो जब आपके वर्णन आए विश्व में कृषि का प्रकार, तो आपको धड़ल्ले से मिश्रित कृषि लिख कर ऐसा वर्णन करना है जैसा मैंने आपको बताया है। अब अपन भूमध्य कृषि के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये अरब है, ठीक है। इसके बीच में ये जो महासागर है, ये सागर है, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। इस भूमध्य सागर के चारों ओर जो कृषि होती है उसको भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, या इसको हम बागानी कृषि भी कहते हैं। दरअसल यहाँ के चारों ओर बाग लगाए जाते हैं, बागों में खट्टे फल, अंगूर, ठीक है, और काफ़ी सारी फसलें होती हैं। दरअसल यहाँ पर सबसे अच्छी विशेषता ये है इस भूमध्य सागरीय कृषि की कि यहाँ पर सर्दियों में बरसात होती है। एक यहाँ पर जैतून के पेड़ भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जैतून का पेड़ पाया जाता है वो भूमध्य सागर वनस्पति है।
तो बागानी कृषि इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाग लगाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ वर्षा जो है वो सर्दियों में होती है, सूखा नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आर्द्रता का संरक्षण करने की क्षमता पाई जाती है यहाँ के पेड़ों में, तो इसलिए ये भूमध्य सागर ये जो है इसके आसपास काफ़ी खेती भी होती है। अब इसमें आपको उदाहरण याद करने, खट्टे फलों में आप अनन्नास, अंगूर, नींबू, संतरा ये सब लिख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जैतून का पेड़ लिख सकते हो, ओक लिख सकते हो, ठीक है, ये पेड़ों के बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद में ऊपर की तरफ आ रहा है दोस्तों रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पर कोई पौधा तैयार किया, इस पौधे को आपने फिर ले जाकर अपने खेत में रोप दिया, यही रोपण कृषि है। जैसे आपने गन्ने की जो कलम होती है उसको ले जाकर खेत में रोप दिया, तो गन्ना क्या है, रोपण कृषि है। आपने जो चावल का जो पेड़ है और चाय का जो पौधा है उसको जाके रोप दिया और फिर चाय का पौधा तैयार किया आपने, ये भी रोपण कृषि में आता है, ठीक है। तो रोपण कृषि का मतलब आप समझ गए होंगे, रबड़ भी रोपण कृषि में आता है, ठीक है। तो ये रोपण कृषि जो है इसकी क्या विशेषता है, दरअसल ये एक तरीके से व्यापारिक कृषि है ना। जो नगद जो कृषि होती है, जैसे जिस फसल को हम तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद तुरंत बिक जाती है, उनको बोलते हैं नकदी फसलें। तो नकदी फसलों में आता है चाय, कपास, गन्ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कितने आती है नकदी फसलों में। तो इन नकदी फसलों में कुछ फसलें ऐसी होती है जो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, जैसे रबड़, ठीक है, इसके अलावा चाय, गन्ना, ये सब रोपण कृषि में आती है। तो रोपण कृषि का मतलब आप समझिए। इसके बाद में आता है विस्तृत कृषि। देखिए मैंने आपको बताया स्टेपी घास के मैदान, तो विस्तृत कृषि का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है, ये छोटे छोटे खेत होते हैं, जबकि विस्तृत कृषि में क्या होता है, इतने बड़े बड़े खेत होते हैं। इन बड़े बड़े खेतों में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से खेतों में खेती की जाती है, इसे विस्तृत खेती कहते हैं। तो विस्तृत खेती भारत की विशेषता नहीं है, विस्तृत खेती रूस और ये जो यूरोपीय देश हैं और ये जो उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, इनकी विशेषता है विस्तृत कृषि। तो यहाँ बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उन फार्मों में मशीनों से खेती होती है, ठीक है। इन फार्मों के साथ में ये पशुपालन करते हैं, गाय पालते हैं, ठीक है, गाय का मीट तैयार करते हैं, ठीक है, और बकरियां पालते हैं, भेड़ पालते हैं, घोड़े पालते हैं, ठीक है, उनको काम में लेते हैं ये। तो ये विस्तृत कृषि में आ जाएगा। इसके बाद में आता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, देखिए जैसे ये कोई खेत था, एक व्यक्ति का ये खेत था, इस व्यक्ति के 2 लड़के हुए तो इसका खेत 2 भागों में बट गया। फिर इन दोनों लड़कों के एक लड़का हुआ तो ये कितने भागों में बट गया, 2 लड़के हुए तो ये कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। फिर इनके बच्चे हुए तो फिर ये ऐसे बट गया, ठीक है। फिर इसके बटने के बाद में ये ऐसे बट गया। अब इसके बटने के बाद में ये एक 4 व्यक्ति इस टुकड़े पर निर्भर हो गए, ठीक है। अब इन 4 व्यक्तियों ने इसमें खेती की। खेती करने के बाद में 6 महीने में इन्होंने दोबारा खेती की, फिर 6 महीने में इन्होंने दोबारा खेती की, फिर बाद में इन्होंने 3-3 महीने की कोई फसल तैयार की। तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि खेत का कोई टुकड़ा है उस पर बार बार खेती करना, लगातार खेती करना, ठीक है, और निर्वाह यानी जीवन बिताने के लिए, खाने के लिए खेती करना, ठीक है, वो कहलाता है गहन निर्वाह कृषि। यानी छोटे छोटे खेत होते हैं और उन पर जो किसान होता है वो क्या करता है, एक ही वर्ष में 2-3 फसलें तैयार करता है, तो उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा जंगल है, जैसे मान लो अमेजन का जंगल है, इस जंगल में, इस एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये आदिवासी लोग क्या करते हैं, यहाँ इस जंगल में आगे बढ़ते हैं, इस जंगल को यहाँ तक, इस एरिया को साफ करते हैं, साफ करने के बाद में इस पर खेती करते हैं। 2-3 साल जब वो खेती करते हैं तो ये जो ज़मीन होती है ये बंजर हो जाती है, फिर वो इस ज़मीन को छोड़ देते हैं। इस ज़मीन के बाद में वो यहाँ आ जाते हैं, फिर बाद में यहाँ के पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने के बाद में यहाँ पर खेती करते हैं। खेती करने के बाद में 5-6 साल में ये ज़मीन भी बंजर हो जाती है, फिर वो यहाँ से चल जाते हैं, फिर यहाँ आने के बाद में इस जगह पर खेती करते हैं। तो ऐसे इनका क्रम चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। तो स्थानांतरित कृषि ये आदिवासी जो लोग होते हैं वो करते हैं। सरकार स्थानांतरित कृषि को बंद करना चाहती है, चाहे भारत की सरकार हो चाहे किसी भी देश की सरकार हो, लेकिन स्थानांतरित कृषि सभी महाद्वीपों में पाई जाती है, पूरे विश्व में पाई जाती है। अगर कृषि के प्रकारों का वर्णन आता है तो आपको इन सभी चीज़ों का वर्णन करना है, और किसी भी महाद्वीप के कृषि के प्रकारों का वर्णन आता है तो आपको इन सभी चीज़ों का वर्णन करना है। आज भी कई लोग हैं वो आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं वो खाद संग्रह करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से, इनसे अपने पेट पूजा करने के लिए क्या करते हैं, ये खाद का संग्रहण करते हैं, आखेटन करते हैं, ठीक है, मत्स्यन करते हैं, ये पशुओं को मारते भी हैं, ठीक है, ये मछलियों को पकड़कर उनको क्या करते हैं, खाते भी हैं। तो ये सारे काम वो करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। विश्व में कपास वाले क्षेत्र, एशिया में कपास वाले क्षेत्र, ठीक है, अफ्रीका में कपास वाले क्षेत्र, है ना, अफ्रीका में कपास के क्षेत्र बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में कपास के क्षेत्र ये हैं, और उत्तरी अमेरिका में कपास का इलाका ये है।
और हमारा भारत में तो बहुत ही ज़्यादा कपास पैदा करते हैं हम। इधर चीन वगैरह में भी काफ़ी कपास पैदा होती है। ऑस्ट्रेलिया में कम कपास होती है लेकिन होती है। तो आपके परीक्षा में जब कपास के बारे में, उत्पादन के बारे में पूछा जाता है तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें अच्छी ज़्यादा कपास तैयार होती है, और एक एशिया महाद्वीप में ज़्यादा कपास तैयार होती है। दो महाद्वीपों के बारे में याद रखोगे। अब कपास के पौधे के बारे में समझ लीजिए। देखिए, जो कपास का जो पौधा होता है, ठीक है, उस पौधे को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर पाला ना पड़ता हो। अगर पाला पड़ेगा तो कपास का पौधा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो वाला, और उत्तरी इलाका है वो, कपास के पौधे को पानी भी चाहिए। ठीक है, कपास के पौधे उत्तरी और दक्षिणी दोनों भारत के जो दोनों इलाके हैं उनमें कपास का पौधा तैयार होता है। कपास का पौधा तैयार होने के बाद में उसमें से जो है कॉटन तैयार होती है, इससे कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, वस्त्र तैयार होते हैं। तो वस्त्र उद्योग जो टिका हुआ है वो कपास पर टिका हुआ है, और कपास के पौधे की जो खेती है वो टिकी हुई है पैसों पर। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वहाँ पर कपास ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, गरीब किसान कपास के जो बीज वगैरह है, खाद वगैरह है, उसको वहन नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए कपास की जो खेती होती है महाराष्ट्र के इलाके और अपने जो हरियाणा और जो पंजाब है वहाँ पर थोड़ी कपास पैदा होती है, क्योंकि यहाँ के किसान अमीर होते हैं। देखिए, रबर के पौधे की विशेषता समझिए आप। मैंने आपको बताया था ये जो बीचों बीच में रेखा खींची हुई है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऊपर की ओर कर्क रेखा खींची हुई है और नीचे की ओर क्या है, मकर रेखा। तो देखिए, जो रबड़ का जो पौधा होता है उसको सिंचाई और पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, भूमि को जल्दी ही बंजर कर देता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ बरसात होती रहती हो और ज़मीन जो चेंज होती रहती हो, या बाढ़ से जो क्या है जो ज़मीन उपजाऊ हो जाती हो, तो वहाँ पर कपास के जो रबड़ के जो पौधे हैं वो ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसका उत्तरी भाग देखिए, यहाँ पर कितना सारा रबड़ तैयार हो रहा है। और ये जो अफ्रीका का जो मध्य भाग है भूमध्य रेखा वाला, जहाँ पर काफ़ी बरसात होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, वहाँ पर भी कपास खूब तैयार हो रही है। और ये हमारा भारत का जो केरल वाला हिस्सा है और तमिलनाडु वाला हिस्सा है, ये यहाँ पर भी कपास तैयार हो रही है। और ये जो फिलीपींस वगैरह का एरिया है यहाँ पर भी रबड़ तैयार हो रही है। मेरे मुँह से कपास निकल रहा है, दरअसल हम रबड़ को पढ़ रहे हैं। तो ये रबड़ तैयार हो रही है। तो जहाँ पर भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है और जहाँ पर वर्षा खूब होती है उस एरिया में रबड़ खूब तैयार होती है। तो रबड़ के बारे में याद रखना आप। अगर किसी भी महाद्वीप, अगर विश्व में रबड़ के उत्पादन के बारे में आए तो आप इस क्षेत्र के बारे में लिखना है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर बरसात खूब होती है, यहाँ पर रबड़ के बागान लगाए जाते हैं। ठीक है, रबड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। रबड़ से क्या है कि आज का जो हमारा जो परिवहन है वो रबड़ पर टिका हुआ है। दरअसल जो पहिए हैं, जैसे ट्रक के पहिए, मोटरसाइकिल के पहिए, बसों के पहिए, इनमें ये जो काला ये जो लगा हुआ है ये रबड़ से बना हुआ है। तो रबड़ के बारे में आप समझिए। इसके बाद में ये जो मैंने चित्र लिया है ये वाला, ये चाय उत्पादन के क्षेत्र है। और ये देखिए एक लिखा हुआ है, यानी भारत चाय उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर आता है। ये चीन 9वें स्थान पर आता है। तो इस एरिया में क्या है, चाय के बागान पाए जाते हैं और चाय खूब होती है यहाँ पर। चाय का जो पौधा है वो अंग्रेजों ने लाकर भारत में रोपित किया था, ये रोपण कृषि में आता है। उसके बाद में जब चाय का पौधा जो तैयार हो जाता है तो 10-20 साल तक उस पर 50-100 साल तक भी उस पौधे से क्या है कि चाय तैयार होती है। देखिए, ये कोई पर्वत है। अब मैं आपको चाय के पौधे के बारे में बता रहा हूँ। इस पर्वत की ये जो ढलान है, इस ढलान पर हम चाय का पौधा उगाते हैं ऐसे करके। चाय का पौधा पर्वत की ढलान पर इसलिए उगाते हैं क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। जैसे बरसात बरसती है तो बरसात बरसने के बाद में ये पेड़ों की जड़ों से होकर बरसात नीचे आ जाती है। तो इन जड़ों में जो बरसात का पानी है वो ठहरता नहीं है। अगर चाय के पौधे की जड़ों में बरसात का पानी ठहर जाए तो पौधे की जड़ें नष्ट हो जाती है, और जड़ें नष्ट होने का मतलब है पौधा भी खराब हो गया। तो चाय का पौधा कहाँ लगेगा, पर्वतों की ढलान पर। पर्वतों की ढलान के बाद में चाय का जो पौधा होता है उसको बरसात की आवश्यकता होती है, यानी समय समय पर बारिश होनी चाहिए। तो ये जो पौधा लगेगा वो गर्मी वाले इलाकों में नहीं लगेगा, ठंडे वाले इलाकों में लगेगा। तो जो असम का इलाका है वहाँ पर बरसात होती रहती है, ठीक है, और थोड़ा ठंडा भी रहता है ये इलाका। तो यहाँ पर चाय के बागान खूब लगाए जा चुके हैं। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में आता है वहाँ पर भी चाय काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इन चीज़ों को, इन चीज़ों को आप एक एक चीज़ को जो मेरे वर्ड्स हैं उसको आपको कॉपी में लिखनी है ये चीज़ें। ये जो चित्र है चावल उत्पादन को दर्शा रहा है ये विश्व में। अब आपके अगर एशिया में चावल उत्पादन आ जाए तो आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो एशिया में चाय उत्पादन आ जाए तो ये लिखनी है। चावल जो है वो देखिए, ये जो इलाका है हमारा चीन और भारत वाला ये जो इलाका है, सबसे ज़्यादा चावल चीन में तैयार होता है, चीन के बाद में भारत में तैयार होता है। दरअसल यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका पेट भरने के लिए चावल बहुत ज़रूरी है। चावल के साथ में यहाँ पर ये देखिए समुद्र है, यहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं लोग और उसमें चावल में डुबो डुबो खाते हैं। हमारा जो दक्षिणी भारत है उसमें भी मछली और चावल खूब खाए जाते हैं। चीन में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं चावल और मछली, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें चावल खूब उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो मैंने चित्र बनाया है ये गेहूं का है। देखिए इस एरिया में गेहूं उगाया जाता है खूब।
इस एरिया में भी ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये गेहूं को उगाने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में गेहूं उगाया जाता है। दरअसल यहाँ भी मानसूनी वर्षा होती है। और ये अफ्रीका, ये जो दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है, इस घास के मैदानों के पास में भी बड़े बड़े गेहूं के खेत पाए जाते हैं। इन खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। तो ये गेहूँ का इलाका, ये गेहूँ का इलाका, ये गेहूँ का इलाका देखो कितना फैला हुआ है। तो गेहूँ काफ़ी जगह पर पैदा किया जाता है। ये जो ब्राज़ील का ये इलाका है, यहाँ पर चावल तैयार होता है, मैंने पहले बताया नहीं आपको। और ये जो अमेरिका का ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, इस एरिया में भी चावल तैयार होता है। तो दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील वाला एरिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का अमेरिका वाला एरिया, और ये हमारा भारत, और ये जो चीन है जो चावल तैयार करते हैं। और इधर ये जो फिलीपींस वगैरह है, ये जो फिलिपिनी वगैरह जो होते हैं, ये भी चावल खूब खाते हैं। तो यहाँ भी चावल खूब तैयार होता है। दोस्तों, अगर आपको भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? सड़क से जाएंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? या तो जहाज़ में बैठकर ऐसे करके यहाँ से पानी में होकर यहाँ जाएंगे, या फिर आप वायुयान में बैठकर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अगर आपको भारत से अमेरिका जाना है तो आप कैसे जाओगे? यहाँ वायुयान में बैठकर ऐसे जाओगे, या फिर आप पानी के जहाज़ में बैठकर ऐसे करके यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है। अगर आपको भारत से दक्षिण अमेरिका जाना है तो आप ऐसे करके यहाँ चले जाओगे, ठीक है, या फिर आप हवाई जहाज़ में बैठकर चले जाओगे। इसका मतलब क्या है? हम विश्व में यातायात को समझने वाले हैं। यातायात में सबसे इंपॉर्टेंट है सुएज नहर मार्ग, पनामा नहर मार्ग, राइन नदी का जल मार्ग, केप ऑफ गुड होप, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग। इनको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये यूरोप है, ठीक है, और ये यूरोप के बाद में ये अफ्रीका है, और इस अफ्रीका के यहाँ पर है भूमध्य सागर, ठीक है। ये मैंने बताया आपको अरब का इलाका है, और ये अफ्रीका का इलाका है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा, जिसको बोलते हैं लाल सागर, ये मैंने लाल कर दिया, ये इसको बोलते हैं लाल सागर। इस लाल सागर को और भूमध्य सागर को मिलाने वाली जो नहर है उसको बोलते हैं सुएज नहर। 1869 में जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज था अफ्रीका में, इस जगह पर, तो उन्होंने सुएज नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये 162 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और अब ये किसके अंडर में है दोस्तों? ये जो देश है ये बोला जाता है मिस्र। इस मिस्र के अंडर में है ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? इस वाले इलाके को इस वाले के इलाकों को मिलाने के लिए एक नहर का निर्माण करवाया ऐसे, उसको बोलते हैं पनामा नहर। पनामा देश में है ये, इसलिए इसको पनामा नहर कहते हैं। देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है, इन दोनों महासागरों को मिलाने वाली जो नहर है उसको बोलते हैं पनामा नहर। ये आपको याद रहेगा। 1904 से लेकर 1914 में इसका निर्माण हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया था। एक आपको याद करना है केप ऑफ गुड होप मार्ग। देखिए, ये जो केप ऑफ गुड होप कहलाता है ये वाला इलाका। तो यहाँ से होके जो जहाज है वो गुजरते हैं ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं अपन केप ऑफ गुड होप मार्ग, ठीक है। एक होता है ट्रांस अटलांटिक मार्ग, ठीक है, यानी ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर ऐसे करके यूरोप और अमेरिका के बीच में ऐसे करके जहाज चलते रहते हैं। तो ये हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर का ट्रांस अटलांटिक महासागर मार्ग, और ये दक्षिणी अटलांटिक ट्रांस महासागर मार्ग हो गया ये। तो ये जो अफ्रीका का इलाका है और ये साउथ अमेरिका का इलाका है, इन दोनों के बीच में जो मार्ग ऐसे जहाज से आते जाते रहते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये मार्ग। ये बात समझ में आ गई आपके? परीक्षा में क्या है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश क्या है, विश्व के जलवायु प्रदेश क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मौसम और जलवायु में अंतर समझना होगा पहले तो। देखिए, मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। जैसे मान लो कि ये पूरा भारत है, ठीक है, और ये जयपुर मान लो इसको, ये जयपुर है और ये पूरा भारत है, ठीक है। तो जब हम जलवायु की बात करते हैं तो बड़े क्षेत्र की बात करते हैं, तो यानी भारत की पूरी जलवायु के बारे में बात करेंगे। और अगर हम जयपुर की बात करें तो हम जयपुर में मौसम के बारे में बात करेंगे कि जयपुर में मौसम कैसा है, ठीक है। तो जलवायु बड़े क्षेत्र के लिए अवधारणा है, जबकि मौसम छोटे क्षेत्र की अवधारणा है, ठीक है। जलवायु जो है वो ताप, दाब और वायुमंडल की जो दशाएं हैं उनका लंबे समय का वर्णन होता है, लंबे समय की उनकी औसत दशाओं का योग होता है, ठीक है। जैसे भारत में ताप, दाब और वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनका 5 साल, 10 साल, 20 साल की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका योग होगा जलवायु, ठीक है। जबकि कम समय का, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट की जो वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होगा, है ना, कम समय की वायुमंडलीय दशाओं का योग, वो कहलाएगा मौसम। तो मौसम और जलवायु में अंतर समझ में आ गया। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, ये काफ़ी परीक्षाओं में चल रहा है आजकल ये जलवायु परिवर्तन। तो जैसे ये कोई जगह है, जैसे मान लो ये पूरा भारत है, इस भारत की जलवायु जो है प्रकृति के नज़रिए से बदलती रहती है, लेकिन मानव के क्रियाकलापों की वजह से अगर भारत की जलवायु में कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। ऐसे ये पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व की मानव के क्रियाकलापों की वजह से इस पूरे विश्व की जलवायु में कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन।
ये जलवायु परिवर्तन की अवधारणा हो गई। ठीक है, इसके बाद में आता है उष्ण कटिबंध। देखिए ये पूरा, इस पूरे को हमने विषु मान लिया। ठीक है, इस पूरे को हमने विषु मान लिया, तो ये बीच में जो रेखा खिंची हुई है ये कहली जाएगी भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर ये जो रेखा खिंची हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है, ये 33.5 लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ तक ये जो रेखा है 33.5 डिग्री या ये इसको कर्क रेखा भी कह सकते हैं हम, 23.5 डिग्री। तो इसके बीच में यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये नीचे तक, इस एरिया का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है इलाका। तो ये जो इलाका है ये कहलाता है गर्म कटिबंध। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तक गर्म कटिबंध हो गया। इस गर्म कटिबंध के ऊपर यहाँ 66.5 डिग्री तक, ये इसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। इस आर्कटिक रेखा तक का ये जो क्षेत्र बोला जाता है, ये बोला जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यानी ठंडा भी और गर्म भी दोनों तरह का इलाका, ये बोला जाएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। फिर इधर भी ऐसे ही, यहाँ से यहाँ तक का इलाका बोला जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसके बाद में 66 डिग्री जो आर्कटिक रेखा कहलाती है, ये इसके लेकर उत्तरी ध्रुव तक का जो इलाका है, यहाँ तक क्या है, ठंड पड़ती बहुत ज़्यादा, तो ये बोला जाएगा शीत कटिबंध, यानी ठंडा इलाका, ठंडा कटिबंध। इसके बाद में ये जो नीचे वाला इलाका है ये बोला जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। शीत का मतलब होता है ठंडा, और शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण यानी ठंडा और गर्म, जहाँ पर ऐसी जलवायु हो उसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, शीत कटिबंध वगैरह ये समझ में आई गए होंगे आपके। तो विश्व के जलवायु प्रदेश, इनका वर्णन करना है आपको। तो विश्व के जलवायु प्रदेशों में आपको विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करना है। उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, घास के मैदान, सवाना का प्रदेश मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, मरुस्थल या सहारा का जो तुल्य है यानी रेगिस्तान वाला इलाका है उसके बारे में, और भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में अपन को समझना है। एक एक ले लेते हैं। ये विश्व है, इस विश्व के बीचों बीच में भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो इलाका फैला हुआ है वो विषुवत रेखीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यहाँ की जलवायु गर्म जलवायु होती है, यहाँ पर वर्ष भर बरसात होती है, इसलिए यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के जो पौधे होते हैं वो वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन पेड़, ये कठोर वनस्पति होती है, और यहाँ की जो वनस्पति होती है वो काफ़ी सघन होती है, इसलिए जो धरातल है उस पर अंधेरा पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। यहाँ पर काफ़ी सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, वन्य जीवों का वर्णन कर सकते हो आप, बहुत सारे वन्य जीव लिख सकते हो इसमें, बाघ, चिड़िया, ये क्या कहते हैं, लोमड़ी, खरगोश, चूहे, सांप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। यहाँ की जो मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी बरसने की वजह से बह जाती है। ठीक है, मानव व्यवसाय यहाँ कम पाया जाता है, क्योंकि ये गर्म इलाका है, चिपचिपा इलाका है, बरसाती इलाका है। लोगों का जो रंग है वो काला पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख नगरों का वर्णन कर सकते हो आप। ठीक है, सिंगापुर वगैरह इनका वर्णन कर सकते हो, लिख सकते हो। ब्राज़ील के नगरों का नाम लिख सकते हो आप, फिलीपींस के नगरों का नाम लिख सकते हो आप। इसके अलावा थाईलैंड के भी लिख सकते हो आप। हमारे भारत का जो नीचे का केरल वाला इलाका है उसके बारे में लिख सकते हो। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर 10 डिग्री और 10 डिग्री तक तो क्या फैला हुआ है, विषुवत रेखीय प्रदेश। इसके बाद में 10 डिग्री के बाद में ऊपर आप 30 डिग्री तक आ जाओगे और नीचे आप 30 डिग्री तक आ जाओगे, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो इलाका है, और नीचे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो इलाका है, वहाँ पर जो इलाका फैला हुआ है उसको बोलते हैं मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश की विशेषता ये है कि यहाँ पर गर्मियों के दिनों में बरसात होती है। ठीक है, और जब जैसे ही सूखा पड़ता है, यहाँ पर जैसे ही सर्दी के बाद में गर्मी आती है, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए उन्हें पतझड़ के वन कहते हैं। यहाँ पर भी जैव विविधता खूब पाई जाती है, यहाँ भी यानी यहाँ पर जीव खूब पाए जाते हैं। आप कई सारे जीवों के नाम लिख सकते हो। आपके दिमाग में जो भी जीव आ रहा है, आपके आसपास जो भी जीव दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ठीक है, और लोमड़ी, खरगोश, शेर, बाघ, ठीक है, इसके अलावा चीता, इसके अलावा बारहसिंगा, हिरण, जितने भी आपके दिमाग में नाम आ रहे हैं, सांप, डेंडू, बिच्छू, जितने भी आपके नाम आ रहे हैं, उसको आप मानसूनी प्रदेश के वन्य जीवों के बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद में आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना के प्रदेश। मैंने आपको बताया था ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका के यहाँ पर क्या फैला हुआ है, सहारा का रेगिस्तान। इस सहारा के रेगिस्तान के नीचे ये जो सवाना घास का मैदान फैला हुआ है। सवाना घास का मैदान, जब गर्मियाँ पड़ती है तो यहाँ की घास सूख जाती है। सूखने के बाद में ये बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे कि कोई कांटे खड़े हो किसी मैदान में। तो इस सूखी हुई वनस्पति को पेड़ पौधे जो जीव होते हैं वो खा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीव जंतु खूब पाए जाते हैं, लेकिन संख्या उनकी थोड़ी
कम होती है। सहारा तुल्य प्रदेश या मरुस्थलीय वनस्पति में तो और भी कम पशु पक्षी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वनस्पति कम पाई जाती है। लेकिन जो वनस्पति पाई जाती है मरुस्थल की, उस वनस्पति की विशेषता ऐसी पाई जाती है कि पानी का जो है बचाव हो, यानी इनकी जड़ें गहरी पाई जाती है, इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इनका जो छाल है, इनके जो मोटी छाल पाई जाती है इनकी तने पर। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो मैंने बताया था आपको, भूमध्य सागर के चारों ओर जो प्रदेश है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश पाया जाता है। यहाँ की वनस्पति है जो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, खट्टे फल पाए जाते हैं, जैतून के पेड़ पाए जाते हैं, वनस्पति खूब पाई जाती है, जीव जंतु भी खूब पाए जाते हैं। देखिए ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसमें ये वाला इलाका है भूमध्य रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय जलवायु। ये वाला इलाका, यहाँ पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है और वर्ष भर बरसात होती है, पता ही नहीं चलता कब बरसात हो जाए। तो और यहाँ के जो इलाके में जो लोग पाए जाते हैं उनकी चमड़ी का रंग काला पाया जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर जो इलाका है, ये वाला इलाका जहाँ पर हमारा भारत भी आ रहा है, ये देखो ये चमक रहा भारत। ठीक है, ये मानसूनी जलवायु का इलाका है, मैंने पहले ही बताया आपको, मानसूनी जलवायु का इलाका है ये देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका है, ये भी मानसूनी जलवायु का इलाका है। मैंने बताया आपको, ये जो सवाना क्लाइमेट है, यहाँ पर सवाना के घास के वन पाए जाते हैं। ब्राज़ील में भी सवाना घास के वन पाए जाते हैं, जिन्हें कंपोज कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एशिया महाद्वीप आ गया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है और जनसंख्या की दृष्टि से भी नंबर 1 पे है। ठीक है, इसका आकार ये है कि यहाँ से तो ये यूरोप से लगा हुआ है। ठीक है, इधर ये अफ्रीका से लगा हुआ है, अरब वाला इलाका। ठीक है, इधर ये जो इलाका है, ये जो द्वीप वाला इलाका है, ये ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी मुख्य भूमि ये है और इसमें कई सारे द्वीप भी पाए जाते हैं। इसकी स्थिति के बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हो आप। ये है, इसका कुछ इलाका भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन बड़ा सारा इलाका यानी ये पूरा इलाका इसका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा इलाका पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका कम इलाका पाया जाता है। मैं एक बार फिर और बता दूं, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा खिंची हुई है। इसका ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये पूरी पृथ्वी है, इसमें ग्रीनविच रेखा खिंची हुई है। इसका ये वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। किसी भी महाद्वीप के प्राकृतिक प्रदेश आ जाए, किसी भी महाद्वीप के या पूरे विश्व के प्राकृतिक प्रदेश आ जाए, तो आपको इनके बारे में याद करना है। यानी उस महाद्वीप के सागरों के बारे में लिखना है आपको प्राकृतिक प्रदेश के अंदर, उस महाद्वीप की खाड़ी के बारे में लिखना है, उस महाद्वीप के वनस्पति पर्वतीय पठारों के बारे में लिखना है, मरुस्थल के बारे में लिखना है, नदियों के बारे में लिखना है। तो अपन यहाँ पर एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एशिया की चीज़ों को समझ लेते हैं। बंगाल की खाड़ी, प्रमुख सागर। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये हमारा भारत है। इस भारत के इधर की ओर जो सागर पाया जाएगा वो बोला जाएगा अरब सागर, और इधर की ओर जो सागर पाया जाएगा वो बोला जाएगा बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो अरब सागर में गिरती है, कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो और नदियाँ हैं वो सारी नदी। इसके अलावा यहाँ पर जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो महानदी, सिंधु नदी। ठीक है, ये सब नदियाँ इसमें गिरती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये गिरती है। ठीक है, इसके बाद में आता है काला सागर। ठीक है, काला सागर की स्थिति अपन अभी देखेंगे। जापान के पास जो सागर पाया जाता है उसको जापान सागर, चीन के पूर्व में जो पाया जाएगा चीन सागर। लाल सागर मैंने अभी बताया था आपको, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को बोलते हैं स्वेज नहर। ठीक है, इसके बाद में आता है एशिया की मुख्य खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी। इनकी स्थिति देख लीजिए। आपके मोबाइल में गूगल पे जाकर मैप पे जाइए आप। मैप में जाने के बाद में आप देखोगे ये जो इलाका है ये भारत है। इस भारत के इधर ये क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद में ईरान और इराक का ये इलाका है। इस ईरान और इराक के इलाके में ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पर है फारस की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद में मैंने ये बताया था आपको ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर और ये जो इलाका है ये होला लाल सागर। इन दोनों के बीच में मैंने बताया था आपको स्वेज नहर है। तो ये जो लाल सागर है इसके यहाँ पर ये ओमान देश है, ओमान। इस ओमान देश के यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं ओमान की खाड़ी। ठीक है, और ये वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। एक मलक्का जल संधि के बारे में समझिए आप। देखिए ये हमारा भारत है, इस भारत के बाद में यहाँ पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, और ये जो इलाका फैला हुआ है ये मलेशिया और इंडोनेशिया वाला इलाका है। तो यहाँ पर मलक्का जल संधि पाई जाएगी आपको। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो इलाका है, इन दोनों को मिलाने वाले जो जल संधि है उसको मलक्का जल संधि कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप पाए जाते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह एक देश ही है पूरा। स्पार्टली द्वीप जो है यहाँ पर चीन के इलाके में पाए जाते हैं, दक्षिण चीन सागर में, और यहाँ पर लड़ाई भी चलती रहती है। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय पर्वत का आप वर्णन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में काराकोरम जो है हिमालय के ऊपर पाया जाता है। अराकान पर्वतमाला, जैसे ये हमारा भारत है, इस भारत के पास में ये म्यांमार है।
इस म्यांमार के इलाके में ये जो पर्वत श्रेणी वो अराकान पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी हिमालय के ऊपर है। आप अपने नक्शे में ये चीज़ देख सकते हो। पर्वतीय पठारों में तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। लद्दाख का पठार जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया। मंगोलिया का पठार मंगोलिया देश में है। दक्कन का पठार जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, तो इस भारत के प्रायद्वीप में ये जो पठार है, ये वाला पठार क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। ये लावा से बना हुआ है, ठीक है। अरब का पठार आपको बता दिया मैंने पहले। तुर्की का पठार तुर्की में है। पामीर का पठार पामीर का पठार जो है पामीर ग्रंथि के पास पाया जाता है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे पामीर का पठार पाया जाता है, इधर पामीर की ग्रंथि के यहाँ पे, ठीक है। ये तिब्बत का पठार इस जगह पे है। तिब्बत का पठार चीन, तिब्बत का पठार है, चीन के कब्जे में है तिब्बत, ठीक है। एशिया के मरुस्थल क्षेत्र के बारे में आप वर्णन करो तो थार के मरुस्थल के बारे में वर्णन कर सकते हो। अरब के मरुस्थल के बारे में वर्णन कर सकते हो। प्रमुख नदियों के बारे में वर्णन करो तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनके बारे में वर्णन कर सकते हो आप। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। osprey20@gmail.com पर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। 94 60 55 91 08 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे किसी टॉपिक्स की PDF मांगने के लिए या किसी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए आप मुझे सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं, जिसका मुझे खेद है काफ़ी, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल पर BA की ही वीडियो बनाऊँ। अब मेरी जो अगली वीडियो होगी मैं उसको पर्यावरण अध्ययन जो BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए होती है, इसके बाद में मैं हिंदी पे बनाऊँगा, फिर मैं कंप्यूटर पे बनाऊँगा और काफ़ी सरल भाषा में बनाऊँगा। अगर आप एक बार सुन लोगे मेरी वीडियो को तो आप पर्यावरण अध्ययन में 100% पास हो जाओगे। कंप्यूटर को सुनोगे तो 100% पास हो जाओगे, हिंदी के सुनोगे तो 100% पास हो जाओगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक सवाल आता है, एशिया महाद्वीप की संरचना को समझाइए, या आपके ये सवाल आएगा एशिया महाद्वीप की भूगर्भीय संरचना को समझाइए, या आपके ये सवाल आ सकता है एशिया महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। किसी भी महाद्वीप के बारे में वर्णन आ जाए, भौगोलिक विशेषता, महाद्वीप की संरचना, तो आपको ये चीज़ें याद करनी है सारी की सारी, ठीक है। किसी भी महाद्वीप में आप जाओगे तो उस महाद्वीप में नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, नदी से बने मैदान मिलेंगे, पठारों से बनी भूमि मिलेगी, घास के मैदान मिलेंगे, मरुस्थलीय भूमि मिलेगी, वन क्षेत्र मिलेंगे, महाद्वीप का समुद्री तटीय भाग मिलेगा जिसको समुद्र तट कहते हैं, महाद्वीप का कृषि भूमि मिलेगी, महाद्वीप में समुद्र की खाड़ियाँ मिलेंगी। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी दरअसल जो दो भूमि के इलाके हैं उनको मिलाने वाली ऐसे करके एक सकरी जगह होती है समुद्र से बनी हुई, वहाँ पर आपको दलदली क्षेत्र मिलेंगे। दलदली क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो ये पूरा खेत है, इस खेत में पानी भरा हुआ है, पानी भरने के बाद में वहाँ पर मिट्टी जो चिकनी और गीली बन जाती है तो उसको दलदल कहते हैं। तो जब बड़े सारे इलाके में कोई क्षेत्र बन जाता है तो उसको दलदली क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारे भारत में जो गंगा नदी का जो लास्ट वाला इलाका है, ठीक है, जो सुंदरवन जहाँ पर पाए जाते हैं उनको दलदली वन या डेल्टा वन भी कहते हैं। इसके अलावा जो कच्छ का रेगिस्तान है वहाँ पर भी दलदली क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको सभी महाद्वीपों के वर्णन करते समय आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, और किसी भी महाद्वीप के बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद कर लो ताकि आप उनको लिख सको। मैं यहाँ पर आपको एशिया महाद्वीप का वर्णन समझा देता हूँ। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि पहले पृथ्वी पूरा ऐसे एक गोला थी। ये गोला यहाँ से दो भागों में टूट गया, तो ऊपर का जो भाग है वो अंगारा लैंड है और नीचे का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड। तो हमारे एशिया का जो ऊपर वाला जो भाग है जो रूस वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें भारत का कश्मीर और हिमालय वगैरह आता है, वो बोला जाता है अंगारा लैंड का भाग। जबकि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो बोला जाता है गोंडवाना लैंड का भाग। अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे आप किसी चित्र को देखिए, जैसे ये अफ्रीका है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। हमारे भारत का ये जो आधा हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का भाग कहा जाता है, और ये सारे इलाके गोंडवाना लैंड में कहे जाते हैं, और ये जो ऊपर का इलाका है अंगारा लैंड में कहा जाता है। दोस्तों, नई जो पर्वत श्रेणियाँ बनी है उनको नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ कहा जाता है। मैं बताऊँ कैसे बनती है ये। देखिए, मान लो ये कोई इलाका है समुद्र का। इस समुद्र का इलाका या नदियों का इलाका बहता बहता क्या करता है, तलछट तैयार करता रहता है, जैसे मिट्टी कंकड़ वगैरह। तो बाद में जब तलछट तैयार हो जाता है तो इस तलछट तैयार होने के बाद में ये भूमि क्या है ऊपर उठने लगती है। फिर भूमि उठने के बाद में ऐसे करके पर्वत बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वत। तो बताया जाता है कि हिमालय जो पर्वत है वो अभी नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी नया पर्वत बना हुआ है, और ये अभी क्या निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी, तो ये क्या करती है, ये कभी कभी भूकंप और ये ज्वालामुखी वगैरह लेकर आती है। तो ये इसलिए लाती है क्योंकि ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो ऐसा बताया जाता है कि
ये जो उत्तरी अमेरिका है, जैसे मान लो ये उत्तरी अमेरिका है, तो इस उत्तरी अमेरिका के इधर ये जो इलाके में जो रॉकी पर्वत फैला हुआ है, ये भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। और ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका के इधर पश्चिम में ये जो रेखा फैला, ये जो पर्वत फैला हुआ है, एंडीज पर्वतमाला, ये भी क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी में आती है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ क्या होती है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ, जैसे मान लो कोई पर्वत बन गया, जैसे मान लो कि ये पर्वत बन गया, ठीक है। इस पर्वत बनने के बाद में वायु से और पानी से ये पर्वत घिसता रहता है, तो घिसने के बाद में जो पर्वत श्रेणी बच जाती है उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। हमारी जो पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में आती है। एशिया में नदियों से बने मैदानों के बारे में आप वर्णन कर सकते हो। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान काफ़ी उपजाऊ मैदान है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु का मैदान है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है फैला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और नदियों से बने मैदानों में चीन के मैदानों के बारे में आप लिख सकते हो। पीली नदी जिसे हांगो नदी कहते हैं, उससे बना मैदान। पठारों से बनी भूमि, तिब्बत के पठार का वर्णन कर सकते हो आप, हमारे दक्कन के पठार का वर्णन कर सकते हो, मैं पहले बता चुका। घास के मैदानों के बारे में आप वर्णन कर सकते हो। हमारे यहाँ जो घास के मैदान हालांकि कम होते हैं, लेकिन रूस में स्टेपी घास के मैदान हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हो। मरुस्थलीय भूमि, हमारी जो भूमि है थार की भूमि, उसके बारे में आप लिख सकते हो। अरब की भूमि के बारे में भी लिख सकते हो आप, मरुस्थलीय भूमि के बारे में। इसके अलावा ये जो जैसे मान लो रूस है, इस रूस में एक ठंडा इलाका होता है जो ठंडा मरुस्थल कहलाता है, जहाँ पर बर्फ पाई जाती है, उसके बारे में लिख सकते हो आप। वहाँ के जीवों के बारे में लिख सकते हो, वहाँ की वनस्पति के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। वन क्षेत्र का वर्णन कर सकते हो आप। मैंने जो वनस्पति बताई है उन सारी वनस्पतियों का इसमें वर्णन कर दो, सदाबहार वन का, मानसूनी वनों का, सबका वर्णन कर दो, ठीक है। महाद्वीप का तटीय भाग के बारे में आप लिख सकते हो कि ऐसे महाद्वीप फैला हुआ है, इस महाद्वीप के चारों ओर जो है समुद्र पाया जाता है, तो समुद्र से लगी हुई जो भूमि है वो तटीय भूमि कहलाती है, ठीक है। महाद्वीपों की कृषि भूमि के बारे में आप लिख सकते हो कि किस महाद्वीप में कितनी कम उपज पाई जाती है। समुद्री खाड़ी दलदली क्षेत्र के बारे में आप लिख सकते हो। देखिए, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो वितरण है और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझिए। पहले तो जनसंख्या वितरण के बारे में समझिए। जैसे मान लो ये कोई देश है, तो यहाँ पर ये पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर ये मैदान है, ठीक है, यहाँ पर ये नदी बह रही है, तो ठीक है, पर्वत पर कम जनसंख्या पाई जाएगी, नदी के मैदान के पास ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी, ठीक है। ये कोई मरुस्थल फैला हुआ है, इस पर कम जनसंख्या पाई जाएगी। तो जहाँ जहाँ कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है, कहीं जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसको जनसंख्या का वितरण कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या का वितरण असमान होता है। किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण समान नहीं होता, ठीक है। कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे राजस्थान में कम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि यूपी में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यूपी जो है गंगा नदी, यमुना नदी के मैदानी भाग से बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में मैंने जो ये बातें लिखी है इसका वर्णन कर सकते हो आप। पहली बात तो ये, एशिया की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। एशिया में देखिए जो चीन और ये जो भारत है, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट का ये जो पीछे वाला भाग है, ये एशिया में नहीं आता, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में आता है, इसलिए आप इनका वर्णन बाद में कर सकते हो। ये ब्राजील में भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि ये कोई जगह है और ये भी कोई जगह है, ठीक है। यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं और यहाँ पर 5000 लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाएगा ज़्यादा? जहाँ पर 5000 लोग पाए जाते हैं। तो जनसंख्या के जो घनत्व है उसको किलोमीटर में मापते हैं। जैसे मान लो कि ये 1 किलोमीटर की, यहाँ से 1 किलोमीटर इधर जाइए, 1 किलोमीटर इधर जाइए, जैसे 1 किलोमीटर जाइए, इधर से 1 किलोमीटर जाइए, तो एक वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को अपन जनसंख्या घनत्व के रूप में मापते हैं। तो एशिया में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, जबकि बाकी जो महाद्वीप उनमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यूरोप में भी जनसंख्या घनत्व खूब पाया जाता है। एशिया में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? एशिया में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, और ये हमारा चीन हो गया, जापान हो गया। ये काफ़ी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो। मध्यम जनसंख्या जो है मंगोलिया हो गया, अरब हो गया, ठीक है। इसके अलावा मध्य एशिया के जो देश है जैसे सीरिया वगैरह है, यहाँ पर ये क्या है, मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कम जनसंख्या पाई जाती है। और बिल्कुल ही कम जनसंख्या उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर बर्फ़ के जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है, वहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो कि 1000 आदमी है, ठीक है, किसी देश में 1000 आदमी है और 800 महिलाएं हैं, ठीक है, तो उस देश का लिंग अनुपात क्या हो गया? 800, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात। भारत में और चीन वगैरह में जो लिंग अनुपात है काफ़ी कम पाया जाता है, जबकि जो पढ़े लिखे जो देश हैं जैसे रूस वगैरह है, अमेरिका है, जापान, जो ये जो इलाके हैं, जो यूरोप के जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर लिंग अनुपात काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर 1100-1200 महिलाएं पाई जाती हैं।
साक्षरता दर भी जो दूसरे इलाके हैं उनमें काफ़ी पाई जाती है, एशिया में कम साक्षरता दर है। किसी महाद्वीप की जनसंख्या क्यों बढ़ती है? सबसे पहले तो ये देखिए आप, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या क्यों बढ़ती है? दरअसल जनसंख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो जलवायु होती है, जैसे अगर ठंडी जलवायु है तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो जनसंख्या को रोकने के जो उपाय हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। एशिया में क्या है कि जनसंख्या का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कमज़ोर है और इसलिए भी यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, धरातल। धरातल में आप लिखोगे कि अगर मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है तो वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाएगी, लेकिन नदी के मैदान है, ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाएगा उपजाऊ मैदानों में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पहाड़ों के जो ढलान है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जनसंख्या कम पाई जाती है। मृदा, देखिए मृदा का जो उपजाऊपन है वो भी जनसंख्या को काफ़ी समेट कर रखता है। देखिए जो खेत उपजाऊ होते हैं उनके आसपास लोग बस जाते हैं और उनमें खेती करते हैं, तो मृदा के बारे में आप लिख सकते हो। जलवायु, देखिए जहाँ जलवायु ऐसी होती है जहाँ पर लोग बाग रह नहीं सकते तो उस जलवायु में लोग बाग कम बसते हैं, जबकि जिस जलवायु, जो ठंडी जलवायु होती है या मानसूनी जलवायु होती है या फिर ऐसी जलवायु जो लोगों को पसंद आए तो उस जलवायु में लोग बाग बस जाते हैं। जल की उपस्थिति काफ़ी अनिवार्य है ना। आजकल तो क्या करते हैं कि भूमिगत जल जो प्राप्त करके उसको प्राप्त करके उसको काम में लेते हैं। पहले जो जल होता था वो नदी के पास से पाया जाता था, तो नदियों के आसपास लोग बस जाते थे। देखिए नदियों की उपयोगिता कम हो गई क्योंकि अब क्या है कि हम भूमिगत जल प्राप्त करते हैं। यातायात के साधन, आजकल जो सड़क वगैरह है उनके आसपास लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। राजनीति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। दरअसल जो अस्थिर देश होते हैं जैसे म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो वहाँ की राजनीति जो जनसंख्या है उसके प्रतिकूल है, यानी लोग वहाँ पर बसना कम पसंद करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश की राजनीति है जो कि लोकतांत्रिक राजनीति है, वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। तो जब राजनीति और लोकतंत्र होगा, राजनीति अच्छी होगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इसलिए भी जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। विकास कार्यों को देखकर भी जनसंख्या बढ़ती है। उद्योगों की स्थिति को भी देखकर भी जनसंख्या बढ़ती है, उद्योगों के आसपास। अपराध जनसंख्या को कम करता है। प्राकृतिक आपदा भी जनसंख्या को बढ़ने का रोकती है। आतंकवाद भी जनसंख्या को रोकता है। कृषि और पशुपालन जनसंख्या को बढ़ावा देता है। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। मैंने जो विश्व की प्राकृतिक वनस्पति बताई थी वही आपको एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वर्णन करना है, वही अफ्रीका की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वर्णन करना है, वो ही दक्षिणी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वर्णन करना है। एशिया महाद्वीप के बारे में टिप्पणी लिखिए करिए। एशिया में कृषि प्रकार, एशिया के कृषि प्रकारों का वर्णन, किसी भी महाद्वीप के कृषि प्रकारों का वर्णन आ जाएगा तो आपको वही चीज़ें लिखनी है जो मैंने पहले बताई थी। स्थानांतरित कृषि आदिवासी करते हैं जो जंगलों को काट कर उगा देते हैं और फिर दूसरी जगह पर चल जाते हैं। जीविका या वहनीय कृषि वो होती है जब किसी खेत में कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता है, उसको बोलते हैं वहनीय कृषि। गहन जीविका कृषि उसे कहते हैं जहाँ पर किसी खेत में एक किसान बार बार में वर्ष में कई बार खेती करता है, उसको बोलते हैं गहन जीविका कृषि। मिश्रित कृषि में पशुपालन और पेड़ दोनों उगाए जाते हैं। व्यापारिक कृषि में ऐसी कृषि की जाती है ताकि उससे फ़ायदा हो, उसको हम मार्केट में बेच सके, जैसे चाय, ठीक है, रबड़ और कपास, ये सब किस में आता है? व्यापारिक कृषि में। रोपण कृषि व्यापारिक कृषि के अंतर्गत ही आती है, मैंने पहले समझा दिया आपको। मिश्रित कृषि मैंने बता दिया आपको। एशिया के खनिज, देखिए खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक खनिज जिनमें धातु पाई जाती है और अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज वो है जिनमें लोहा पाया जाता है, अलोह खनिज वो है जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। परमाणु खनिज में यूरेनियम वगैरह पाए जाते हैं। एशिया में शक्ति के संसाधन, शक्ति के संसाधनों में जीवाश्म ईंधन क्या होता है? देखिए किसी भी महाद्वीप के बारे में शक्ति संसाधन का वर्णन आ जाए तो आपको क्या करना है? जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, नवीकरणीय संसाधन, इनके बारे में वर्णन करना है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये शक्ति के संसाधन मान लो ये है, इनको दो भागों में बांट दो। एक तो होगा नवीकरणीय संसाधन और एक होगा अनवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन है, इस नवीकरणीय संसाधन को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, जल विद्युत, ठीक है, ये सब किस में आता है? नवीकरणीय संसाधन में। जबकि अनवीकरणीय संसाधन यानी आसानी से नवीकरण नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए, वो कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, जैसे हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला और वो जल गया, तो हम क्या पेट्रोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल का निर्माण लंबे समय तक जब पेड़ पौधे जमीन में पड़े रहते हैं तो पेट्रोल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आता है। आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं इस चीज़ को, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नीचे काफ़ी पेड़ पौधे वगैरह, पशु पक्षी वगैरह मर के जम गए, तो ये बाद में क्या है? पेट्रोल और डीजल के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। फिर ये पेट्रोल, डीजल और कोयले को अपन बाहर निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन।
पेट्रोलियम भी यही होता है। जल विद्युत, जैसे कोई नदी है, ये नदी बह रही है, इस नदी पर बांध बना के और इस नदी पर फिर हम जल विद्युत प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं जल विद्युत। एशिया का अफवाह तंत्र, एशिया के अफवाह तंत्र को आपको ऐसे समझना है, प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र, यानी कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो प्रशांत महासागर में गिरती है, कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो हिंद महासागर में गिरती है। जैसे हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों को आप दो भागों में बांट सकते हो। अरब सागर में गिरने वाली नदी जैसे सिंधु नदी, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और हमारी जो लूनी नदी, ये सब किस में गिरती है? हिंद महासागर के अरब सागर में। और कृष्णा, कावेरी और क्या कहते हैं, ये जो नदियां हैं ये किस में गिरती है? जैसे ये भारत है, इस भारत के इधर की ओर जो नदियां गिरती है वो हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इनको दो भागों में बांट सकते हो। आर्कटिक महासागर में भी कुछ नदियां गिरती है, चीन की कुछ नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती है ऊपर की तरफ। आर्कटिक महासागर कहाँ पे पाया जाता है? जैसे मान लो ये विश्व है पूरा, इस विश्व के ऊपर की ओर जब नॉर्थ की ओर जो सागर पाया जाएगा वो आर्कटिक महासागर कहलाएगा। तो रूस की कुछ नदियाँ इसमें गिरती हैं। भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र, देखिए जो यूरोप है, उस यूरोप और हमारे जो रूस है उसकी कुछ नदियाँ भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। भूमध्य सागर मैंने आपको पहले बता दिया। आंतरिक अफवाह क्षेत्र, जैसे लूनी नदी वगैरह क्या है कि किसी सागर में गिरती नहीं है, तो उनको आंतरिक अफवाह क्षेत्र कहते हैं। एशिया में कृषि को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो एरिया है ये वाला चावल उत्पादन का काफ़ी गहन कृषि होती है यहाँ पर चावल की, और यहाँ पर काफ़ी चावल पैदा किया जाता है, ठीक है। ये गेहूं के उत्पादन के वर्णन के लिए आप आगे मैंने पहले बताया, ये चित्र मैंने आपको पहले समझा दिया, तो उसी चित्र से आप एशिया के बारे में समझ सकते हो। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अंतर को समझिए। देखिए ये जो इलाका है ये है दक्षिणी अमेरिका का इलाका, और ये जो इलाका है ये उत्तरी अमेरिका का इलाका है। इसके ऊपर ये जो है कनाडा पाया जाता है, और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका पाया जाता है, और ये जो इलाका है ये मैक्सिको की भूमि कहलाती है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में ये इलाका ब्राज़ील कहलाता है, ठीक है। ये अर्जेंटीना कहलाता है, ठीक है। अर्जेंटीना के अलावा ये वेनेजुएला है, ठीक है। और ये जो इलाका है ये वाला, ये चिली का इलाका है। आपको कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन ये 2-3 चीज़ें याद होनी जरूरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर ये जो पर्वतमाला फैली हुई है ये वाली, ये है एंडीज पर्वतमाला, ये लिखा भी हुआ है देखो एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। और ये जो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील के ऊपर ये अमेजन के जंगल फैले हुए हैं जिसे विश्व के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। इन अमेजन के जंगलों में अमेजन नदी बहती है, ये अमेजन नदी यहाँ से बहकर यहाँ गिर जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका का ये जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ का भी पश्चिमी और यहाँ का भी पश्चिमी, इस पश्चिमी इलाके में रॉकी माउंटेन पर्वत फैला हुआ है, ये रॉकी पर्वतमाला ऐसे फैली हुई है। ये चीज़ आपको याद करनी है। पहले हम दक्षिणी अमेरिका को समझ लेते हैं। देखिए दक्षिणी अमेरिका में मैंने बताया आपको एंडीज पर्वतमाला है, इस एंडीज पर्वतमाला, ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके यहाँ पर ये पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। इस एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची जो श्रेणी है उसको एकांक गुहा श्रेणी बोलते हैं। इसकी मुख्य नदियों के नाम याद कर लीजिए। एक तो है अमेजन नदी, ठीक है, एक है अरीनाको नदी, और इसमें क्या है उरुग्वे और पराग्वे पाया जाता है। तो उरुग्वे नदी और पराग्वे नदी दोनों देशों के नामों से आप नदियों के नाम याद कर सकते हो, उरुग्वे नदी और पराग्वे नदी। देखिए आप अपने नक्शे में देखिए, ये जो इलाका है अर्जेंटीना है, ये वाला इलाका। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पंपास कहते हैं। पंपास में एल्फा घास पाई जाती है। एल्फा घास क्या है, पशु जब इसको खाते हैं ना तो काफ़ी मोटे हो जाते हैं। तो पशुपालन के लिए जो एल्फा घास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कहाँ पाई जाती है, पंपास घास के मैदानों में। और पंपास घास के मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में। यहीं अर्जेंटीना में यहीं आपको पेटागोनिया का पठार भी दिखाई देगा। आपके छोटे सवालों में आता है ये पेटागोनिया का जो पठार है, वहाँ पर भी क्या है, छोटी छोटी घास पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है कि पशु पालन जो पशुओं को पालने के लिए ये पठार है काफ़ी उपयोगी होता है। तो अर्जेंटीना में आपको 2 चीज़ें मिल गई, एक तो हो गया पंपास घास के मैदान और दूसरा हो गया पेटागोनिया का पठार। देखिए दक्षिणी अमेरिका में एक पट्टी सी खिंची हुई है, ये वाली पट्टी कहलाती है चिली, यानी एक देश का नाम है चिली। तो इस चिली में आपको पाया जाएगा अटाकामा का मरुस्थल। क्या पाया जाएगा, अटाकामा का मरुस्थल। मरुस्थल कैसे बनता है, देखिए जैसे मान लो कि ये पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। इस एंडीज पर्वतमाला के यहाँ तो बारिश हो जाएगी, लेकिन इस एरिया में सूखा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो सूखा रह जाएगा यहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। तो चिली में एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है, इस एंडीज पर्वतमाला के इधर की ओर बरसात नहीं हो पाती तो मरुस्थल बन जाता है। इस मरुस्थलीय इलाके को बोलते हैं चिली में अटाकामा का मरुस्थल। अब उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। देखिए उत्तरी अमेरिका में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी पाई जाती है वो नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी इधर बहती है, और मिसिसिपी नदी का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी सारा औद्योगिक इलाका पाया जाता है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी भी काफ़ी औद्योगिक इलाका है। इसके अलावा एक नदी और है कोलंबिया नदी।
इसके अलावा क्या है कि उत्तरी अमेरिका में झीलें पाई जाती है जिन्हें उत्तरी अमेरिका या अमेरिका की महान झीलें कहा जाता है। इन महान झीलों के बारे में पूछ लेते हैं, या आपके छोटा सा सवाल आ जाता है कि उत्तरी अमेरिका की झीलों के नाम लिखिए। तो उत्तरी अमेरिका की महान झीलें हैं, यहाँ पर ये जो झील है इसका नाम है सुपीरियर झील, और दूसरी का नाम है ह्यूरोन झील, तीसरी का नाम है मिशिगन झील, और चौथी का नाम है इरी झील, इरी, और इसके अलावा पांचवी का नाम है ओंटेरियो झील। ठीक है, इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। ये देखिए दक्षिणी अमेरिका को समझिए आप। दक्षिणी अमेरिका का ये जो वाला चित्र है इसको देखिए पहले आप। ये जो इलाका है दक्षिणी अमेरिका का, ये वाला इलाका, यहाँ पर अरिनाको और अमेजन नदी बहती है। ठीक है, इन नदियों के इलाके में देखिए आपको रेन फॉरेस्ट यानी यहाँ जंगल ही जंगल पाए जाते हैं। तो ये जंगल कहाँ फैला हुआ है? अमेजन का जंगल। इस हिस्से में देखिए कौन कौन से देश आ रहे हैं, ये वाले देश आ रहे हैं। तो ये कौन कौन से देश हो गए? ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है, बोलीविया हो गया, ठीक है, इसके अलावा ये पेरू हो गया, और ये बोलीविया हो गया, ठीक है, और ये जो है अर्जेंटीना का ऊपरी हिस्सा हो गया। ये इन पूरे इलाकों में क्या फैला हुआ है? ये क्या कहते हैं? जंगल। इसके अलावा ये देखिए ये जो है रेगिस्तान, ये फैला हुआ, ये बोलते हैं अटाकामा का मरुस्थल। ये अटाकामा का मरुस्थल कहाँ? ये इलाका कौन सा है? ये अर्जेंटीना का इलाका, ये वाला। इस अर्जेंटीना के इलाके में क्या फैला हुआ है? अटाकामा का मरुस्थल। देखिए उत्तरी अमेरिका में ये ऊपर वाला जो देश है वो कनाडा है, और नीचे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये मैक्सिको है। ये तीनों देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अमेरिका का ये इलाका है, ये वाला अलास्का कहलाता है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है, और इस हिस्से में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। और सॉरी मैं गलत बता गया, ये जो अमेरिका का हिस्सा है इस हिस्से में जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक पाया जाता है, इस इलाके में कम पाया जाता है। यहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है कनाडा के उत्तर में। और ये जो अमेरिका का इलाका है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। मैक्सिको में भी जनसंख्या घनत्व खूब पाया जाता है। ठीक है, और ये मैंने ये जो चित्र बनाया है यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी जंगल है, ये वाला इलाका, और यहाँ पर खूब पशुपालन भी होता है। और यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास के मैदानों में भी खूब पशुपालन होता है। ठीक है, लंबे लंबे जो है फार्म बनाए जाते हैं, डेयरी उद्योग वगैरह काफ़ी बनते हुए हैं यहाँ पर। यूरोप महाद्वीप है जो उद्योगों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी महाद्वीप के उद्योगों के बारे में आपसे पूछे, यहाँ तो यूरोप लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम यूरोप को हटा दें और किसी भी महाद्वीप के उद्योगों के बारे में लिखना हो तो आपको इन सारे उद्योगों के बारे में लिखना है। लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग क्या होता है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। लोहा इस्पात उद्योग, देखिए जो लोहा जो बनता है उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए कोयला, दूसरा चाहिए आपको पानी, ठीक है, और तीसरा चाहिए आपको खनिज, लोहे का जो खनिज। ठीक, जब ये तीनों चीज़ें आपके पास होगी तभी आप क्या बना पाओगे? लोहा या इस्पात। तो जहाँ पर ये खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं वहीं पर क्या है कि लोहा इस्पात के संयंत्र लगाए जाते हैं। दरअसल क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास 100 किलो कोयला है और आपके पास 100 किलो लोहा है, यानी लोहा खनिज है, ठीक है, और आपके पास 200 किलो पानी है, तो कितना हो गया ये? 400 किलो। अब इस 400 किलो से आपने लोहा और इस्पात तैयार किया तो वो तैयार हुआ आपका मात्र 50 किलो, और भी कमी हुआ। तो ये 50 किलो में से आपके पास कितना चला गया बेकार? 350 किलो। अब अगर आप जहाँ पर खनिज नहीं पाया जाता या कोयला नहीं पाया जाता, जैसे मान लो कि यहाँ पर खनिज पाया जाता है और यहाँ पर कोयला पाया जाता है, और आपने संयंत्र लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से कोयला और खनिज लेकर जाओगे तो आपको क्या होगा? ये जो आपका वाहन का किराया है महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या करोगे आप? आपका जो खनिज जो इस्पात संयंत्र है उसको आप यहीं लगा दोगे, इनके आसपास ही। तो इससे क्या होगा? आपका ये जो वाहन का किराया है ये कट जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर कच्चा खनिज पाया जाता है वहीं पर लोहा और इस्पात उद्योग पनपते हैं। तो यूरोप में भी लोह खनिज और कोयले पाए जाता है, इसलिए वहाँ पर भी पनप गए। ये भारत में भी पाए जाते हैं तो एशिया में भी पनप गए। इसके अलावा चीन में पाया जाता है तो एशिया में पनप गए। इसके अलावा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है तो वहाँ भी पनप गए। तो आपको सब जगह के नाम लिखने हैं, आपको कैसे लोहा इस्पात संयंत्र बनता है, कैसे लोहा बनता है, लोहे के क्या उपयोग है। लोहे से पुल बनाए जाते हैं, गाड़ियाँ बनाई जाती है, लोहे से आपके जो है रक्षा के उपकरण बनाए जाते हैं, लोहे से जहाज बनाए जाते हैं, ठीक है, लोहे से घर बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। रसायन उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट उद्योग बन चुका है। रसायन उद्योग में आपकी जो कृषि है उसके उर्वरक वगैरह भी इसी में शामिल होते हैं। तो रसायन उद्योग के बारे में भी आप लिख सकते हो। सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, देखिए जो कपड़ा उद्योग है वो कपास पर डिपेंड करता है। तो जिन इलाकों में कपास अच्छी होती है जैसे नॉर्थ अमेरिका और भारत और चीन,
तो इन इलाकों में क्या है, सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित हो चुके हैं। इंजीनियरिंग उद्योग का मतलब होता है जैसे गाड़ी बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, जीप बनाना, बसें बनाना, ठीक है। तो जापान ने जो क्या है इंजीनियरिंग उद्योग पर कब्जा किया हुआ है। यूरोप के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग काफ़ी तरक्की कर चुका है। कृषि यंत्रों के निर्माण का उद्योग, देखिए कृषि यंत्र का निर्माण लगभग सभी देशों में हो रहा है, सभी महाद्वीपों में हो रहा है। तो अगर आपके आ जाता है ये, तो आप किसी भी देश का नाम उठा के लिख दोगे तो भी सही होगा वो। तो कृषि यंत्रों के निर्माण के उद्योग के बारे में आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो। देखिए बड़े बड़े जो फार्म बनाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में, इन फार्मों में जो सारी खेती होती है वो कृषि यंत्रों से होती है। हमारे यहाँ तो आज भी हाथों से फसलों को काटा जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हालांकि अफ्रीका में कृषि यंत्र कम पाए जाते हैं। जलयानों का निर्माण के बारे में आप लिख सकते हो, जहाज़ों का निर्माण। रक्षा क्षेत्र, देखिए हमने अभी जो कुछ समय पहले फ्रांस से हमने यान खरीदे थे और रूस से भी हम रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो है चीज़ों के खरीदते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हो कि हमारे पास रक्षा संबंधित उपकरणों से संबंधित कई कंपनियां हैं। इसके अलावा रूस से और फ्रांस से, अमेरिका से हम क्या करते हैं, रक्षा का सामान खरीदते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो। वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में लिख सकते हो। कागज उद्योग के बारे में लिख सकते हो। कागज कैसे बनता है, कागज देखिए आपका जो बांस है उससे कागज बनता है, आपके जो पेड़ पौधे हैं उनसे कागज बनता है। सीमेंट उद्योग के बारे में आप लिख सकते हो। सीमेंट भी वही लोहे की तरह ही है, जहाँ पर कच्चा माल पाया जाएगा वहीं पे सीमेंट उद्योग पनपेगा। सीमेंट के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आवश्यक होता है। कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी, कपड़ा वगैरह, इसके बारे में आप लिख सकते हो। जहाँ पर गन्ने की फसल ज़्यादा होगी वहाँ पर चीनी तैयार होगी और चीनी के लिए वहीं पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में समझिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। मैंने बताया आपको ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नीचे का जो हिस्सा है ये वाला भूमध्य, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इस ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है यहाँ से, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, यानी एक कोरल भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है ये पर्वतमाला पाई जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडियन रेंज, महान विभाजन रेखा। इसको क्या बोलेंगे हम, महान विभाजन पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडियन रेंज वगैरह बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये वाली जगह इस पर पाई जाएगी ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या होती है, देखिए जैसे मान लो ये कोई भूमि है, इस भूमि के पास में जो जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं कोरल, ये कोरल क्या करते हैं धीरे 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 ऊंचे होते जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ये क्या करते हैं समुद्र के पास दीवार बना लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई देश है और ये क्या है समुद्र, अब इस समुद्र और इस देश के बीच में ऐसे करके एक पहाड़ी सी बन जाएगी जिसको बोलते हैं कोरल रीफ। तो यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ जैसी पहाड़ी सी बन चुकी है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। देखिए ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है ये, ठीक है। इस रेगिस्तानी इलाके में जो है ऑस्ट्रेलिया का ये जो रेगिस्तानी इलाका है इसमें जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है और ये जो वाला इलाका है इसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं काफ़ी और जीव जंतु भी काफ़ी पाए जाते हैं। यानी ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा इलाका हो गया, पश्चिमी इलाका, और ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया पश्चिमी इलाका और ये हो गया पूर्वी इलाका। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी इलाका है वहाँ में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी इलाका है और उत्तरी इलाका है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। पूर्वी इलाके में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा, पश्चिमी इलाके में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने समझ लिया। ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में न्यूजीलैंड जो द्वीप है वो पाया जाता है। न्यूजीलैंड दो द्वीपों से बना हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्थ आइसलैंड और इसको बोलते हैं साउथ आइसलैंड। इन दोनों के बीच में कुक जल संधि है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में तो हम पहले ही समझ चुके हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के ये जो ऊपर का जो इलाका है यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मरुस्थल पाया जाता है ना, ऐसे कैसे सहारा का रेगिस्तान पाया जाता है। इस सहारा के रेगिस्तान में साहेल प्रदेश है, साहेल प्रदेश इससे सटा हुआ इलाका है, ये ऐसे करके इस साहेल प्रदेश में काफ़ी भुखमरी पाई जाती है। इस साहेल प्रदेश के बाद में यहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर घास पाई जाती है जिसमें काफ़ी जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है कांगो का बेसिन पाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं और काफ़ी बड़ा जो घना जंगल पाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ये सवाना घास का मैदान यहाँ तक फैला हुआ है और ये कांगो बेसिन यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ पर हमें याद करनी वो है एटलस पर्वतमाला। ये एटलस पर्वतमाला ये फैली हुई, तो ये अफ्रीका के उत्तर में ये देखिए ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में, और ये उत्तर और ये पश्चिम और ये पूर्व, तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में ये कौन सी पर्वतमाला फैली हुई है, एटलस पर्वतमाला। एटलस आपके मानचित्र पत्रावली भी आती है, तो वो एटलस कहाँ से आया है, यहाँ एटलस पर्वतमाला से, ठीक है। इनको एटलस माउंटेन कहते हैं। इसके बाद में कांगो रिवर हो गया, कांगो रिवर यहाँ फैली हुई है, इसमें कांगो बेसिन पाया जाता है। नाइजर नदी भी यहीं बहती है,
इसके अलावा नील नदी, देखिए मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है नील नदी को, ऐसे करके नील नदी बहरी हुई है ऐसे। तो नील नदी कहाँ पे है? नील नदी मिस्र के वहाँ से बहती हुई, मिस्र के यहाँ से बहती हुई भूमध्य सागर में मिल जाती है नील नदी, ठीक है। नील नदी के बारे में आपको क्या याद करना है, ये विक्टोरिया झील से निकलकर, यहाँ पर विक्टोरिया झील है, इस विक्टोरिया झील से निकलकर नील नदी मिस्र में होती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। इसे विश्व की सबसे लंबी नदी, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है, और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी नील नदी ही है, ठीक है। इस पर कई सारे बांध बनाए हुए हैं और इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो इलाका है ये दक्षिणी अफ्रीका का इलाका है, ठीक है। इस दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर की ओर ये कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है थार का, इस तरह का यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में आदिवासी जनसंख्या रहती है खूब सारी। और मैंने आपको पहले ही बताया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे पर ये जो अफ्रीका के नीचे ये जो इलाका है ये केप ऑफ गुड होप कहलाता है। तो आप कैसे केप ऑफ गुड होप का वर्णन कैसे करोगे आप, अगर छोटा प्रश्न आ जाता है तो आप ऐसे करोगे कि दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में जो टॉप पर जो लास्ट में जो बिंदु है निम्नतम, वो केप ऑफ गुड होप कहलाता है। केप ऑफ गुड होप को होकर जो जलयान है वो गुजरते हैं, और जलयान यहाँ पर रुकते भी हैं और यहाँ पर आराम भी करते हैं जो यात्री होते हैं, जल यात्री। छोटे प्रश्न देखिए जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। विश्व में भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र, मैंने बताया आपको भूमध्य सागर कहाँ पाया जाता है और उसकी जलवायु कैसी होती है। खट्टे फल, जैतून के फल ये पाए जाते हैं वहाँ पर। वहाँ की जलवायु में सर्दियों में बरसात होती है और वहाँ की जो वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। वहाँ की वनस्पति में आर्द्रता को सोखने की क्षमता के लिए विकसित होती है वो पे, ठीक है। देखिए जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको फेजेंडा बोलते हैं। नील नदी के बारे में मैंने बता दिया, मिस्र की जीवन रेखा कहते हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन के जंगल विश्व के फेफड़े हैं, अमेजन नदी इनमें बहती है। ब्राज़ील का काफ़ी सारा इलाका अमेजन के जंगलों में आता है। विश्व के फेफड़े इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी वायु को शुद्ध करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मैंने बताया था आपको, इनमें पंपाज, स्टेपी, वेल्ड है ना, और प्रेरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेपी भी यूरोप और उसमें पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, रूस में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपी यूरोप और रूस में पाए जाते हैं, ठीक है। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और वेल्ड का पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, और डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सुएज नहर के बारे में मैंने आपको बता दिया। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली जो नहर है वो सुएज नहर कहलाती है। मिस्र का इस पर नियंत्रण है, अंग्रेजों ने इनको बनाया था, ठीक है। बाद में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाने के लिए अमेरिका ने 1814 में पनामा नहर का निर्माण करवाया था। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें मैंने आपको बता दिया, सुपरियर झील, ठीक है, और इरी झील, ओंटारियो झील, ये उत्तरी अमेरिका की महान झीलें, 5 झीलें हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। चीन की ये नदी है होंग हो नदी, जिसको पीली नदी कहते हैं, क्योंकि जैसे ये नदी बहती है जो मिट्टी गिराती है इसका रंग पीला होता है, इसलिए इसको पीली नदी कहते हैं। कैस्पियन सागर, मृत सागर और काला सागर, इनको आप अपनी जो नक्शा है उसमें देखिए। चाय, कपास, गन्ना, जूट और चावल के लिए जलवायु दशा है, हाँ ये समझ लेते हैं अपन। चाय के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये कोई पर्वत है, इस पर्वत की ढलान पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं चाय के। इन चाय के पौधों में रोपण कृषि आती है। इन चाय के पौधों में जो है पानी, इनकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए ढलान पर बनाए जाते हैं। बीच बीच में बरसात होती रहनी चाहिए जिससे पौधा खिल जाता है, और जब पत्तियाँ खिलती है तो वही क्या करती है, चाय के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। उन चाय की पत्तियों के ऊपर जो श्रमिक होते हैं चाय के बागानों से उनको इकट्ठी करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठी करके उनको बेचते हैं। कपास के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कपास का जो पौधा होता है पाला जैसे ही पड़ता है तो कपास का पौधा खराब हो जाता है। तो कपास के पौधे को फसल तैयार होने के लिए काफ़ी लंबे समय तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सिंचाई भी होनी चाहिए इसकी, हालांकि कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो गन्ना है, ये जो गन्ने का जो पौधा होता है वो क्या करता है, भूमि को उपजाऊ कर देता है। तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए गन्ने के जो मालिक होते हैं उनके पास उर्वरक डालने के लिए पैसा होना चाहिए, और गन्ने का जो पौधा होता है वो उसको गर्मी चाहिए। तो जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर गन्ना काफ़ी अच्छा तैयार होता है, और उसमें जो नमी होती है वो नमी क्या करती है, गन्ने में मिठास लाती है। जूट का पौधा, जैसे मान लो ये भारत है, इस भारत में ये पश्चिम बंगाल है और इधर बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ तो काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ जो है भारत में रह गई जूट की, और काफ़ी ज़्यादा जो जूट पैदा करने की जो भूमि थी वो बांग्लादेश में चली गई। तो जूट का जो इलाका है वो जूट का इलाका नदियों के मैदानों में तैयार होता है, क्योंकि अगर
एक बार जूट किसी खेत में उगा देते हैं तो वो खेत क्या है, अनउपजाऊ हो जाता है। तो नदी के मैदान में क्या है कि वो अनउपजाऊपन इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि नदी का मैदान क्या करता है, बाढ़ लेकर आता है और उस बाढ़ से मिट्टी क्या है, उपजाऊ हो जाती है। तो जूट कहाँ पैदा होती है, जहाँ पर बाढ़ आती है। तो ये जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, यहाँ पर गंगा नदी बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, इसके बाद में गेहूँ तो आप जानते ही हो, सर्दियों में गेहूँ बोया जाता है और गर्मियों में सर्दी जैसे ही शुरू होने वाली होती है गेहूँ पे बोया जाता है। फिर उसके बाद में गर्मियाँ जैसे ही शुरू होने वाली होती है गेहूँ काट लेते हैं, जैसे मार्च के महीने में। चावल के लिए जलवायु दशा ये है कि चावल का जो पौधा होता है उसको पानी काफ़ी चाहिए, तो बरसाती इलाकों में चावल पैदा होता है। और चावल को जो है, चावल को रोपित करते हैं। जैसे मान लो कि ये खेत है, ये कोई खेत है, इस खेत में पानी भरा हुआ है तो उस पानी के अंदर ही चावल को रोप देते हैं ऐसे करके। महाराष्ट्र उद्योग मैंने बता दिया आपको। और छोटे प्रश्न देखिए, एशिया का लोएस्ट प्रदेश। देखिए ये जलवायु क्षेत्र है जहाँ पर चीन की जैसी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ठंडी नॉर्थ अमेरिका अंतर, इसको समझ लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत मैंने बता दिया आपको, ग्रेट डिवाइडियन रेंज है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके यहाँ पर ग्रेट डिवाइडियन रेंज है। ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन, ऑस्ट्रेलिया की देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय जो इलाका है उसमें सोना काफ़ी पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खदान है उनमें कोलार खान जो है, कारगुरली करके खान है जिसमें सोना पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो खनिज है, खनिजों में काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया, और इसकी कारगुरली करके खान है उसमें सोना पाया जाता है। महाद्वीपों की नदियाँ, सभी महाद्वीपों की नदियों के नाम याद करने हैं आपको। जैसे एशिया में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु वगैरह और पीली नदी ये याद करने हैं। तो दूसरे जगह के जैसे दक्षिण अमेरिका की नदियों के नाम याद करने में पहले बता चुका हूँ। पेटागोनिया का मरुस्थल में पहले बता चुका हूँ आपको। जापान का औद्योगिक क्षेत्र, देखिए एशिया में जो जापान है उसका औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है। जैसे ओसाका वगैरह ये जो है जापानी इलाके हैं। अफ्रीका के खनिज संसाधन, देखिए अफ्रीका में जो है काफ़ी हीरे पाए जाते हैं। तो हीरों के लिए जो अफ्रीका में क्या है, हीरे के खनन के लिए काफ़ी लड़ाई भी होती है और हीरे का खनन ज़्यादा होता है और सोने का खनन भी होता है अफ्रीका में। अफ्रीका का कांगो बेसिन हरा है और यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और ब्लैकबेरी फैक्ट्री, जरा सा न्यूजीलैंड के जो डेयरी उद्योग है उनको ब्लैकबेरी फैक्ट्री कहते हैं। विश्व के महत्वपूर्ण मछली उत्पादन क्षेत्र, देखिए जहाँ पर ठंडी समुद्र की जलधारा और गर्म समुद्र की जलधारा मिलती है वहाँ पर मछली जो है ज़्यादा पैदा होती है और वहाँ पर मछली का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तिब्बत के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है, ये चीन के इलाके में है। पामीर की गांठ जो है वो हिंदू कुश पर्वतमाला के ऊपर की तरफ है और यहाँ से काफ़ी पर्वतमालाएं निकल रही है। जैसे मान लो कि ये पामीर की पठार है, पामीर की गांठ है। इस पामीर की गिठार से इधर आ जाओगे आप तो आपको हिमालय पर्वत मिलेगा, इधर चले जाओगे आप तो आपको हिंदू कुश पर्वत मिलेगा, इधर चले जाओगे तो आपको चीन के पर्वत मिलेंगे, एवरेस्ट पर्वतमाला वगैरह। तो ऐसे इस करके ये पर्वतमाला फैली हुई है पामीर की गांठ से। विश्व के नदी तटीय नगर, लंदन टेम्स नदी पर फैला हुआ है। पेरिस किस नदी पर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। सीन नदी पर है पेरिस, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सीन नदी में सवारी भी कर चुके हैं। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नगर है, इनके नदियों के नाम याद कर लेना। लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी, दिल्ली यमुना नदी। और भी काफ़ी देशों के नाम याद कर सकते हो आप। तो दोस्तों अगले जो वीडियो है वो पर्यावरण से संबंधित होगा और काफ़ी अच्छा होगा वो, तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।